हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। देखो, आज हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं और ये जो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है ना, ये इश्यू ऑफ शेयर्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब है, देखो, कि अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स पे कॉल्स मनी का पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कंपनी के पास फॉरफीचर का राइट है भी या नहीं है। देखो, कंपनीज एक्ट 2013 में कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है जो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की बात करता है। इट मीन्स, वैसे तो कंपनीज एक्ट में कोई भी प्रोविज़न नहीं है फॉरफीचर के लिए, बट ये सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चलता है। इट मीन्स, अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि भाई हम शेयर्स फॉरफिट करेंगे अगर कॉल्स मनी का पेमेंट नहीं होता है तो कंपनी के पास ये राइट आ जाएगा। अदरवाइज कंपनी के पास ये राइट नहीं है। तो अगर राइट टू फॉरफिट नहीं है तो कंपनी के पास क्या राइट है? सिर्फ राइट टू श्यू है। इट मीन्स कंपनी आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है बैलेंस्ड इंस्टॉलमेंट्स के लिए, बैलेंस्ड कॉल मनी के लिए। राइट टू फॉरफिट नहीं होगा, बट कंपनी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से बचना चाहती है। तो कंपनी क्या करती है? अपने आर्टिकल्स में पहले से ही प्रेस्क्राइब कर देती है। क्या प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि अगर आपने कॉल्स मनी का पेमेंट नहीं किया तो हम राइट टू श्यू यूज़ नहीं करेंगे, हम तो राइट टू फॉरफिट यूज़ करेंगे। राइट? तो इट मीन्स ये राइट कंपनी के पास सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स है। अगर आर्टिकल्स में प्रोविज़न है तो कंपनी के पास ये राइट आ जाएगा, राइट टू फॉरफिट। और देखो, जिसके शेयर्स फुल्ली पेड अप होंगे कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफिट नहीं कर सकती। मीन्स राइट टू फॉरफिट सिर्फ किस लिए होता है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स मनी के लिए। इट मीन्स, मान लो किसी शेयर होल्डर के शेयर्स पे कॉल्स मनी तो पूरा आ चुका है, बट उस शेयर होल्डर के ऊपर कोई कंपनी का लोन वगैरह चाहिए होता है, उसके वो लोन का रिपेमेंट नहीं कर रहा है, तो क्या कंपनी शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है? नहीं, क्योंकि शेयर्स तो फुल्ली पेड अप हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो राइट टू फॉरफिट सिर्फ किस केस में होगा? अगर शेयर्स पे फुल पेमेंट नहीं आया है तो। अदरवाइज कंपनी के पास राइट टू फॉरफिट नहीं है, और राइट टू फॉरफिट भी सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स चलेगा। इट मीन्स आर्टिकल्स में प्रोविज़न है तो कंपनी के पास राइट टू फॉरफिट है, अदरवाइज नहीं है। राइट? तो आज हम लोग फॉरफीचर की ही बात कर रहे हैं। देखो, फॉरफीचर में मैं सबसे पहले आपको 3 एंट्रीज बता रहा हूँ। फर्स्ट एंट्री हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरफिट करने की, सेकेंड एंट्री है री इशू करने की, और थर्ड एंट्री है कि फॉरफीचर के टाइम पे जो प्रॉफिट हुआ था उसको हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। वो 3 एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें फॉरफीचर भी है, री इशू भी है और ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व भी है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये 3 एंट्रीज। ठीक है जी, तो देखो ये 3 एंट्रीज हैं। सबसे पहली जो एंट्री मैंने लिखी है ये तो है फॉरफीचर की भाई। सबसे पहली एंट्री जो है ये तो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की। राइट? जो सेकेंड एंट्री मैंने लिखी है ये है री इशू की एंट्रीज, और जो थर्ड एंट्री है ये है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की थर्ड एंट्री। राइट? मैं लिख देता हूँ एक बार इस पर। सबसे पहली एंट्री किस चीज़ से रिलेटेड है? फॉरफीचर। इट मीन्स जितने भी शेयर आप फॉरफिट कर रहे होंगे ये एंट्री उतने ही शेयर से करनी है बस। राइट? और जो सेकेंड एंट्री की बात करूँ ये है री इशू की। तो जितने शेयर आप फॉरफिट करने के बाद री इशू करेंगे सेकेंड एंट्री उतने ही शेयर से करेंगे। ठीक है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने शेयर फॉरफिट हुए हैं उतने ही री इशू होंगे, कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा थोड़ी हो सकते हैं। देखो, फॉरफिट किए 1000 शेयर, री इशू कर दोगे 1200, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो अगर आपने 1000 शेयर फॉरफिट किए हैं तो री इशू भी मैक्सिमम 1000 होंगे, उससे कम तो हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। और थर्ड एंट्री तो किस चीज़ की है? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की है। ये एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक बार हम लोग, सबसे पहली एंट्री जो मैंने लिखी है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की। अब एक बात सोचें आप लोग, जब भी हम शेयर्स को इशू करते थे, फ्रेश इशू जब भी हम निकालते थे, तो इशू के टाइम पे इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग हमेशा क्रेडिट करते हैं। राइट? तो फॉरफीचर के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? डेबिट। तो यही मैंने भी किया। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसी तरह से इशू के टाइम पे आप SPR मीन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो फॉरफीचर के टाइम पे क्या करना चाहिए? डेबिट। ये मैंने लिखा है, देखो, SPR अकाउंट डेबिट। राइट? तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से?
अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी, मीन्स कंपनी ने इन शेयर्स पे कितने रुपए मांगे थे, कितने रुपए कॉल्ड अप थे। पेड अप की बात नहीं हो रही है, राइट, कॉल्ड अप की बात हो रही है। लाइक फॉर एग्जांपल, कंपनी ने एप्लीकेशन पे आपसे मांगे थे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे मांगे थे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल पे 2, इस तरह से मांगे थे। तो शेयर की फेस वैल्यू 10 थी, इसका मतलब कंपनी ने 10 के 10 मांग लिए। देखो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हो सेकंड कॉल के बारे में कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, क्या लिखा हो, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या है कि कंपनी को जब ज़रूरत होगी तब मांगेगी सेकंड कॉल मनी। इट मीन्स कंपनी ने अभी कितना पैसा मांगा है, एप्लीकेशन के 3 रुपए, अलॉटमेंट के 2 रुपए, फर्स्ट कॉल के 3 रुपए, तो इन टोटल कितना हो गया, 8 रुपए। तो यहाँ अमाउंट कॉल्ड अप कितना लिखेंगे आप, 8 रुपए से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे उस केस में। डन। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हमेशा कितने से करना है, जितने रुपए कंपनी ने मांगे हैं पर शेयर, उससे मल्टीप्लाई कर देना किसको, जितने शेयर आप फॉरफिट कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखो एसपीआर अकाउंट डेबिट करना है। कब डेबिट करना है एसपीआर को, इफ नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी। इट मीन्स एसपीआर का पैसा अगर रिसीव नहीं हुआ तो लिखना है, और रिसीव हो चुका है तो नहीं लिखना है। डन। और एक चीज़ और याद रखना, अगर एसपीआर डेबिट हुआ तो भैया क्रेडिट में भी काउंट होगा। ये क्रेडिट जो आपने लिखा है ना, शेयर फॉरफिचर और कॉल्स इन एरियर्स, इनमें भी कहीं ना कहीं एसपीआर काउंट होगा। और अगर आपने एसपीआर को डेबिट ही नहीं किया तो क्रेडिट में कहीं भी कंसीडर मत करना है एसपीआर को, राइट। तो सिंपल सी बात है, डेबिट क्रेडिट बराबर करना है। तो अगर एसपीआर डेबिट हुआ है तो क्रेडिट में भी काउंट होगा, और डेबिट ही नहीं हुआ तो क्रेडिट में भी काउंट नहीं होगा। डन। फिर क्या लिखा है देखो मैंने, टू शेयर फॉरफिचर में क्या लिखना है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर फॉरफिटेड, जितने शेयर आपने फॉरफिट किए हैं उस पर कितना पैसा रिसीव हो चुका है कंपनी को, वो लिखना है। और टू कॉल्स इन एरियर्स कितने से करना है, जितने रुपए रिसीव नहीं हुआ, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन शेयर्स फॉरफिटेड, राइट। चलो जी। उसके बाद नरेशन देखो, बीइंग डैश 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 शेयर्स फॉरफिटेड ऑन विच डैश डैश रुपीज वाज अनपेड, राइट। सेकेंड एंट्री में आते हैं रीइशू के टाइम पे। रीइशू के टाइम पे क्या एंट्री करेंगे आप लोग, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, अमाउंट रिसीव्ड ऑन रीइशू। तो जब हम इन शेयर्स को रीइशू करेंगे तो एक तरह से डिस्काउंट पे इशू करेंगे। तो मान लो 10 का शेयर था, आपने डिस्काउंट पे इशू किया 3 रुपए के, मीन्स 7 रुपए पे रीइशू किया आपने। तो यहाँ कितने रुपए के हिसाब से आएगा, 7 रुपए से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे आप, जितने भी शेयर रीइशू करेंगे। डन। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल में देखो मैंने स्टार फिश बनाया यहाँ, इसका मतलब ये मैंने नोट में एक्सप्लेन किया यहाँ क्या लिखना है, ये नोट से उठाएंगे, राइट। और देखो ये जो शेयर फॉरफिचर है ये कितना अमाउंट से आएगा, बैलेंसिंग फिगर से। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में से बैंक अकाउंट माइनस कर लेना, बैलेंस जो बचेगा वो कहाँ से ले लेंगे आप, शेयर फॉरफिचर अकाउंट से। डन। तब क्वेश्चन अराइज होता है टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से लिखना है। ये स्टारफिश की बात कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ नोट बना के लिखा है, ठीक है जी। देखो नोट की अगर हम बात करें तो नोट में क्या लिखा है मैंने, इन केस शेयर्स आर रीइशूड एज फुल्ली पेड अप। इट मीन्स जब शेयर्स को रीइशू किया, क्वेश्चन में अगर दिया है कि शेयर्स आर रीइशूड एज फुल्ली पेड अप, इट मीन्स फुल्ली पेड अप वर्ड्स दिया हुआ है, तो क्या करोगे आप, जितने भी शेयर्स रीइशू कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई करोगे फेस वैल्यू से, राइट। जितने भी शेयर रीइशू कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, फेस वैल्यू से। अदरवाइज मीन्स अगर क्वेश्चन में फुल्ली पेड वर्ड्स नहीं दिए हैं तो क्या करोगे आप, जितने रुपए पर शेयर आपने डेबिट किया था ना, देखो 10 क्रेडिट द सेम अमाउंट एज वाज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर। मीन्स फॉरफिचर के टाइम पे जितने रुपए पर शेयर आपने डेबिट किया था उतने रुपए पर शेयर ही क्रेडिट कर देना। तो देखो फॉरफिचर की जो फर्स्ट एंट्री हम लोगों ने की थी यहाँ, अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी, लाइक फॉर एग्जांपल 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से हमने यहाँ डेबिट किया था। तो इट मीन्स ये क्रेडिट भी अब कितने से होगा रीइशू के टाइम पे, क्रेडिट भी 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से ही करना। अब कब करना है ये, जब फुल्ली पेड वर्ड्स ना दिया हो। अगर फुल्ली पेड वर्ड्स दिया है तो यहाँ कितना क्रेडिट करोगे आप, जितने भी शेयर रीइशू करोगे उसको मल्टीप्लाई कर देना फेस वैल्यू से। अगर फुल्ली पेड वर्ड नहीं दिया तो फॉरफिचर के टाइम पे जितने रुपए पर शेयर डेबिट था उतने रुपए पर शेयर क्रेडिट कर देना, ठीक है।
तो ये 2 शेयर कैपिटल में आ जाएगा जो स्टारफिश मैंने बनाया था। इसमें से ये माइनस कर लेना, कितना पैसा आपको री इशू के टाइम पे रिसीव हुआ है। जो बैलेंस बचेगा वो आप कहाँ से ले लेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से ले लेंगे। डन। थर्ड एंट्री पे आते, देखो थर्ड एंट्री किस चीज़ की है, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो देखो फर्स्ट एंट्री में शेयर फॉरफीचर ना हमने यहाँ क्रेडिट किया था, कितने से, अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स फॉरफिटेड। तो मान लो ये 2000 रुपये है, तो इट मीन्स आप ये मान के चलो जो शेयर्स आपने फॉरफिट किए थे ना, उन शेयर्स पे ऑलरेडी 2000 रुपये आ चुके हैं, आ रखे हैं। तो शेयर फॉरफीचर के टाइम पे क्या आप 2000 रुपये वो वापस दोगे? नहीं। इट मीन्स कंपनी ने शेयर्स भी वापस छीन लिए और 2000 रुपये भी नहीं दिए। तो ये तो एक तरह से प्रॉफिट हो गया कंपनी के लिए 2000 रुपये का, राइट। तो 2000 का क्या हो गया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट। अब कंपनी ने इन शेयर्स को री इशू किया यहाँ, तो मान लो ये 10,000 है जी, और ये आपका टोटल मान लेते हैं 7 रुपये नहीं होके, मैं मान लेता हूँ ये 9000 है, 9 रुपये के हिसाब से री इशू किया आपने इसको। तो बैलेंस 1000 आप कहाँ से ले रहे हो, शेयर फॉरफीचर से, राइट। तो देखो फॉरफीचर के टाइम पे हमें कितने का प्रॉफिट हुआ था, 2000 का। री इशू के टाइम पे हमें कितने का लॉस हो गया, 1000 का। तो इस लॉस को मैं क्या करता हूँ, इस वाले प्रॉफिट से एडजस्ट कर लेता हूँ 2000 से। तो इट मीन्स फॉरफीचर के टाइम पे 2000 का प्रॉफिट था, री इशू के टाइम पे 1000 का लॉस था। तो देखो री इशू के टाइम पे जो 1000 का लॉस था ना, ये मैंने क्या किया, इसको प्रॉफिट से सेट ऑफ ले लिया, 2000 के है ना। तो इट मीन्स 1000 का अभी भी प्रॉफिट बचा। और ये जो प्रॉफिट हुआ है री इशू के टाइम पे हमें एक तरह से, क्या ये प्रॉफिट बार बार होता है? नहीं, ये प्रॉफिट कभी कभी होता है, और जो प्रॉफिट कभी कभी होता है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो थर्ड एंट्री में क्या कर दूंगा इस केस में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितने से, 1000 से। समझ गए बात? ये थी 3 एंट्रीज। तो इट मीन्स नेट इफेक्ट देखो ये निकलता है कि अगर कंपनी जब भी शेयर्स को फॉरफिट करती है, तो फॉरफिट करने के बाद कंपनी के पास 3 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, तो चाहे तो वो उन शेयर्स को क्या कर दे, साथ के साथ कैंसिल कर दे, राइट। अगर उन शेयर्स को हम कैंसिल करेंगे तो उस केस में सिर्फ फर्स्ट एंट्री करोगे आप, और साथ में थर्ड एंट्री करोगे। और अगर बी ऑप्शन में जाएं, कंपनी ने शेयर को फॉरफिट किया, उसके बाद री इशू कर दिया, तो उस केस में फर्स्ट एंट्री भी होगी, सेकंड भी होगी एंड थर्ड भी होगी। और सी ऑप्शन में मान लो कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट तो कर लिया, बट उसके बाद ऑन होल्ड रखा, मीन्स ना कैंसिल किया ना री इशू किया, तो उस केस में सिर्फ फर्स्ट एंट्री होगी, ना सेकंड होगी ना थर्ड होगी। डन। तो ये थी फॉरफीचर की 3 एंट्रीज। अब इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।